मेरा नाम है वसीम मलिक और मैं आपके लिए ला रहा हूँ अनकट के प्लेटफॉर्म पर बैलेट बैटल्स के नाम से एक मुख्तसर डॉक्यू सीरीज़, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले 2024 के आम इंतखाबात की उन नशिस्तों का तकाबली जायज़ा लेना है जहाँ पर मुकाबला कांटेदार होगा। क्योंकि इलेक्शन को कवर करने वाले मुबस्सिरीन और ग्राउंड्स पर सर्वे करने वाले सहाफ़ियों का मानना है कि यहाँ मुकाबला नेक टू नेक होगा। आज की इस डॉक्यू सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे माजिद निज़ामी साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं और इनके साथ अहमद वड़ाइच भी हमारे साथ होंगे। हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। ये नौजवान सहाफ़ी हैं। इन दोनों सहाफ़ी हज़रात से हल्का सियासत का माजी जानने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे साथ दीगर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जिनमें असदुल्ला खान, फ़हद शहबाज खान, अदनान हैदर और राय साकिब खरल भी मौजूद होंगे, जो कि मुतअद्दिद इंतखाबात को ग्राउंड से रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनके सर्वेज़ हकीकत के बहुत करीब समझे जाते हैं। आपके नज़दीक वो कौन से चंद फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होते हैं? देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे एक सबसे पहले तो किसी भी शख्सियत का ज़ाती वोट होता है। ज़ाती वोट बैंक आपने अक्सर सुना होगा कि जी इतने वोट तो मैं घर से लेके निकलूँगा। अच्छा, ज़ाती वोट बैंक उसका होता है। अच्छा, वो ज़ाती वोट बैंक उसके अपने माजी की परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है। फिर एक बरादरी का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुज्जर है तो गुज्जर खड़ा होगा, अराई हैं तो अराई उसके लिए खड़े हो जाएंगे, जाट हैं तो जाट खड़े हो जाएंगे, तो बरादरी का वोट होता है। फिर एक फैक्टर टिकट होता है कि आपके पास टिकट किस पार्टी का है। फिर पार्टी का वोट ऐड हो जाता है, यानी आपका ज़ाती वोट ऐड हुआ, बरादरी का वोट ऐड हुआ, फिर आपका पार्टी का वोट ऐड हो जाएगा। जी आप PMLN से हैं तो PMLN का इस हल्के में जी 20,000 वोट है, वो 20,000 वोट आप ले जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोग जो हैं वो आज़ाद खड़े हो रहे होते हैं, आज़ाद जीतने की पोजीशन में भी होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अच्छी पार्टी मिल जाए तो चलो 20,000 वोट ऐड हो जाएगा तो मेरी सीट सिक्योर हो जाएगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस वक्त हवा किसकी है, हालात किसके लिए साजगार हैं। बाज़ औक़ात वो हवा PTI की होगी तो वो फिर डिसाइसिव फैक्टर वो बन जाएगा। बाज़ दफ़ा नून लीग की हवा होगी तो वो डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा। बाज़ दफ़ा मजमूई एक हवा जो होती है वो और एक हल्के की हवा मुख्तलिफ होती है। मतलब हल्के में हवा चली हुई है, नहीं जी ये तो फलां की सीट है, वो हो सकता है कि पूरे मुल्क में जो हवा चली उससे मुख्तलिफ हो। तो ये मेरा ख्याल है 4-5 फैक्टर्स मिलकर किसी जो है वो उम्मीदवार के जीत में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसमें जो डिसाइसिव फैक्टर है वो हर दफ़ा मुख्तलिफ हो सकता है हर इलेक्शंस में। इस दफ़ा मेरा ख्याल है PTI की जो पॉपुलैरिटी का वोट है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये मेरा ख्याल है एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर जमहूरी रवायात उतनी मजबूत नहीं हैं और हम 4 मार्शल लॉ का सामना भी कर चुके हैं और सियासी जमातों को इसके साथ साथ इदारों की मुदाखलत की शिकायत भी रहती है। तो इस मंजरनामे के साथ जब हम इलेक्शंस में जाते हैं और ये फैक्टर्स डिस्कस करते हैं कि जो इंतखाबात पे असरअंदाज होते हैं, तो फिर इस सूरत हाल में उनको समझना आसान होता है। हम कुछ जो फैक्टर्स हैं वो अवामी हैं और कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं। अवामी फैक्टर्स ये हैं कि उसमें सियासी जमातों के लिए पसंद नापसंद ज़रूर होती है। फिर इसी तरह किसी मखसूस मौजू पर अवाम अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर तामीर व तरक्की हो, महंगाई का मसला हो। हमने देखा कि लोड शेडिंग के मसले पे लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। इसी तरह फिर हमने देखा कि बाकी जो मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए अवाम अपनी राय का इजहार करती है। तो अवाम की तरफ से ये फैक्टर्स होते हैं। जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें ये होता है कि मखसूस जमात, किसी भी जमात का हर इलेक्शन में पाकिस्तान के इदारों से, अदलिया से, इस्टेब्लिशमेंट से कैसा ताल्लुक है, क्या रवैया है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। और इसकी वजह से जो फ़ज़ा मजमूई तौर पे बनती है उसमें फिर ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। उसके बाद फिर एक मजमूई तासुर उभर के किसी भी जमात का सामने आता है। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा फैक्टर है और मैं उसको कहूँगा कि वो वाहिद फैक्टर है मेरे नज़दीक, वो है इकनॉमिक कंडीशंस। लोगों की जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, चीनी की प्राइसेस हैं, जो उनका डेली लिविंगहुड है, सिर्फ वही इंतखाबात पे असरअंदाज होता है, इसके अलावा नहीं होता। इसकी हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे
तो इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से पहले 9 अप्रैल 2022 से पहले जितने बाई इलेक्शन होते थे उसमें आपको PMLN स्वीप करती नज़र आती थी, जीतती नज़र आती थी। और 2022 के बाद जब वो एक महंगाई का जो बोझ था या जो भी उसको कह लें, वो जब PDM की गवर्नमेंट पे शिफ्ट हुआ तो उसके बाद इमरान खान साहब बाई इलेक्शन जीतते नज़र आए। वो 17 जुलाई वाले हों, 16 अक्टूबर वाले हों या जनवरी 2023 वाला DG खान राजनपुर वाला ज़मीनी इलेक्शन हो। तो जो महंगाई है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसी भी इंतखाबात पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा धड़े जो मकामी सतह पे धड़े होते हैं वो होते हैं। पॉपुलैरिटी भी मेरे ख्याल से उसकी होती है कि जो महंगाई का बोझ जिस पे होता है या जो सबका हुकूमत होती है उसके ऊपर ही वो सारा बोझ पड़ता है, तो पॉपुलैरिटी हमेशा उसकी अपोजिशन की ही होती है। यार देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल आपने पूछ लिया। मैं शायद आपको पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और आप मुझसे पाकिस्तान के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं, तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल है। पाकिस्तान के इलेक्शन में जो असरअंदाज होता है वो मुख्तदर हल्के हैं जो इलेक्शंस के नताइज को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं और उसको वोट की ताकत भी नहीं रोक सकती, उसको कोई और फैक्टर्स भी नहीं रोक सकते, क्योंकि पूरी की पूरी जो मशीनरी है या वो सिस्टम जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करा रहा होता है, इलेक्शन ऑर्गेनाइज करा रहा होता है, वो उनके हाथ में होता है। तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा फैक्टर है। लोगों की परसेप्शन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो परसेप्शन जो मर्जी होती रहे, सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वोट अदनान हैदर कास्ट करता है, क्या वोट वो काउंट होता है? जिसको नवाज शरीफ ने एक मरतबा कहा था वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो की फिलॉसफी क्या थी? वो ये थी कि अदनान हैदर वोट कास्ट करे तो क्या वो वोट कास्ट होगा? तो अनफॉर्चुनेटली वो काउंट होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। जिस मुल्क में आप और मैं रहते हैं वहाँ 1970 से शायद इंतखाबात हो रहे हैं और 1970 से आज तक कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वो गैर मुतनाज़ इलेक्शन हो या जिसमें आपके और मेरे वोट की इज्जत हो। अच्छा, यहाँ मैं नवाज शरीफ वाली इज्जत इस्तेमाल कर रहा हूँ। नवाज शरीफ ने कहा था वोट को इज्जत हो, मतलब मेरा वोट काउंट करो। तो पाकिस्तान में अगर हम वोट की बात करते हैं तो वो जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है मेरे वोट को और उसकी काउंटिंग को। अभी भी आप देख लें, 2018 का इलेक्शन था, मेरे ख्याल में RTS एक इलेक्शन में बिठा दिया गया, एक इलेक्शन को हम ROs का इलेक्शन कहते रहे। ये तो हमारे सामने की है, ये तारीख नहीं है। 2013 का इलेक्शन तारीख नहीं है, मेरे सामने था, आपके सामने था। 2018 का इलेक्शन तारीख नहीं है। आप तारीख वो होती जो मैंने देखी हो, जो मैंने सुनी हो, जो मैंने पढ़ी हो। 2013 मेरे सामने का है, 2018 मेरे सामने का है। तो ये तारीख नहीं है, मेरे सामने के इलेक्शन है, मेरे सामने हो। और आज एक और सिस्टम उन्होंने बना दिया आने वाले इलेक्शन में, वो शायद है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेज हो गया इलेक्शन, जहाँ चीजें मैनेज हो जाए वहाँ फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? तो सवाल ही गलत पूछ लिया आपने। अच्छा, ये बताइएगा, ज़ात, बरादरी और धड़े की सियासत जैसे फैक्टर्स की इन इंतखाबात पर असर और रसूख में कोई तब्दीली रोनमा हुई है? इसमें अगर ज़ात बरादरी को 17 जुलाई 2022 से पहले, 17 जुलाई 2022 से पहले मेरा ये मानना था कि धड़ा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर धड़ा होता है। लेकिन जब आप 17 जुलाई वाले इलेक्शन को देखते हैं तो अगर आप जंग को देखेंगे तो फैसल जब्बाना का धड़ा आज भी आज़म चेला से बड़ा है। आज़म चेला साहब का धड़ा बहुत छोटा धड़ा है, फैसल जब्बाना साहब का धड़ा बहुत बड़ा धड़ा है। लेकिन जब आप रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो आज़म चेला ने 30,000 की लीड से इलेक्शन जीता। जब आप जंग में नवाज़ भरवाना और असलम भरवाना को देखेंगे तो असलम भरवाना साहब का धड़ा नवाज़ भरवाना से बहुत बड़ा धड़ा है, लेकिन नवाज़ भरवाना साहब ने 27,000 की लीड हासिल की। जब आप इसको ही लेके आप चिचावती में चले जाएं 17 जुलाई वाले इलेक्शन में, तो गुलाम सर मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर चीमा साहब जो थे वो सरगोदा में रहते हैं, उनका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ पे वापस गए हैं, वो चीमा हैं, जट हैं और उनके थोड़े से गाँव थे। उनके मुकाबले में नुमान लंगड़ियाल का धड़ा बहुत बड़ा धड़ा है, आज भी बहुत बड़ा धड़ा है। और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि नुमान लंगड़ियाल साहब वो वाली सीट हार जाएंगे अपनी धड़े की बुनियाद पर। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो गुलाम सरवर चीमा साहब वहाँ से जीत गए। इसके अलावा उसी 17 जुलाई में अगर आप शेखुपुरा सिटी को देखें, अराई बरादरी सबसे बड़ा फैक्टर है। विर्क मेरे ख्याल से 2002 में वहाँ से इलेक्शन जीते होंगे सईद विर्क साहब। लेकिन नून लीग ने जो कैंडिडेट दिया मियाँ खालिद लतीफ़ साहब वो अराई थे। जट वहाँ पे कम है, विर्क या जो भी जट है वहाँ पे कम है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो खुरम विर्क साहब जो थे वो जीत गए।
तो अगर उस इलेक्शन को फिर आप जो सबसे पाकिस्तान में लास्ट वाला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था जनवरी 2023 में राजनपुर वाला ज़िमनी इलेक्शन। लगारियों की सीट थी, हमेशा से लगारी जीतते आए थे। अवैस लगारी साहब के बेटे वहाँ से जाके लड़े, वो लगारी कबाइल के सरदार हैं। अगर धड़े पे चलना होता तो लगारी कबाइल को अपने सरदार के साथ खड़ा होना चाहिए था। अवैस लगारी साहब के बेटे को वहाँ से जीतना चाहिए था, लेकिन मोहसिन लगारी साहब वहाँ से जीत गए जो सरदार नहीं थे। हालांकि जो सरदार का भतीजा था वो बेसिकली अवैस साहब के बेटे हैं, उनको वहाँ से जीतना चाहिए था, लगारी कबाइल को उधर जाना चाहिए था। लेकिन जब हम जामपुर के उस ज़िमनी इलेक्शन के पहाड़ों के रिज़ल्ट देखते हैं जहाँ पे सिर्फ लगारी ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ से भी मोहसिन लगारी साहब जीते, अवैस लगारी साहब के बेटे हारे। तो धड़े की होती है सियासत, लेकिन वो जो लास्ट ईयर में या जो रिसेंट इलेक्शन से पाकिस्तान में, उसमें कम से कम पंजाब की हद तक वो मुझे तो चकरा के रख दिया। अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा तो मुझे चकरा के रख दिया था कि ये धड़ों को हो क्या गया, ये सब कुछ कैसे उलट गया। नवानी साहब का धड़ा बकर में सबसे बड़ा धड़ा था, अरफानुल्लाह न्याजी साहब का वहाँ पे कोई धड़ा नहीं है, लेकिन अरफान न्याजी वहाँ से जीत गए, नवानी साहब वहाँ से हार गए। आप शहर सुल्तान मुजफ्फरगढ़ वाली सीट, अब्दुल्ला शाह बुखारी मरहूम अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो कभी वो सीट नहीं हारे। वो सूबाई असम्बली शहर सुल्तान वाली सीट कभी ज़िंदगी में नहीं हारे। और मौज़म जतोई साहब वो वहाँ से आउटसाइडर थे, वो वहाँ पे आए और मौज़म जतोई साहब जीत गए। बासित सुल्तान बुखारी साहबा की जो अहलिया थी वो वहाँ से हार गई, शॉकिंग रिज़ल्ट था। तो कादर खोसा का धड़ा बड़ा था, सैफ खोसा का धड़ा छोटा था, लेकिन सैफ खोसा जीत गए और मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार की लीड से जीत गए। तो ये बिल्कुल एक शिफ्ट था मेरे लिए। तो यार मैं पाकिस्तान के तकरीबन 50 शहर फिरा और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन सर्वे फिरा। अच्छा, फिर मैंने उन शहरों में 4 चौक में नहीं खड़ा हुआ कि मशहूर चौक कौन सा है जी गुजर खान का, मशहूर चौक कौन सा है जी शिकारपुर का, नहीं। मैंने वो हल्के फिरे हैं, पैदल फिरे, रैंडम लोगों से मिला। मैं जा रहा हूँ, आगे बंदे को पकड़ लिया। यार मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, वसीम के बाप कहता है कि यार मैं तो वोट दूंगा क्योंकि मेरा तो ताल्लुक है, हमारी तो बरादरी है, पर बेटा कहता नहीं, ताल्लुक होगा, बरादरी होगी, बट वोट मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, जो इनकलाबी था अंदर से, वो कहता है कि मैं वोट दूंगा तहरीक इंसाफ को, मैं वोट दूंगा इमरान खान को। अच्छा, ये वो अवेयरनेस है जो 2013 में नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरे होशोवास में वोट कास्ट किया। 2018 में नहीं थी क्योंकि मैंने पूरे होशोवास में वोट कास्ट किया, लोगों से मिला। ये अवेयरनेस अब है। और मैं एक और बात भी आपको बताऊं, ये जो एक आपने टैबू बना दिया ना कि भाई तहरीक इंसाफ को वोटर शहरों में नहीं, तहरीक इंसाफ को वोटर अब हर जगह, हर शहर, हर गली में है। वो शहर जहां बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी या नून लीग जीतती थी, अब वहां पीटीआई में भी सिर्फ इमरान खान, उन्होंने उसको अवेयरनेस दे दी। वो जो एक पाकिस्तान में हमेशा से फैक्टर रहा है बरादरी का, खानदान का, रख रखाव का, मेल मिलाप का, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अच्छा, अब 1970 से, क्योंकि वो बड़ा मेजर फैक्टर था खानदानों का, घरानों का, बरादरियों का, सेठ का, वडेरे का, मलिक का, चौधरियों का, तो वो बहुत मजबूत है, उसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा। बट यस, 2024 के इलेक्शन में ये जो बरादरी का वोट है, जो खानदान का वोट है, वो काफी हद तक अब अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस फैक्टर जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से क्रिएट हुआ। और उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब बाप जरूर कहता है बेटे को यार वोट कास्ट करो, लेकिन बेटा जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे देख चुका है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में चीजें मैनेज्ड हो रही हैं और उसके वोट को डैमेज किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को, वो समझता है वोट मेरी आइडेंटिटी है। तो वो अब खानदानी रीत रवायात और जो सर्कल था, एक बाउंडिंग थी, उससे निकला हुआ। तो वो अब वो इम्पैक्ट जो था खानदान वाला और बरादरी वाला होगा, वो अगले 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, उससे निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जो उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की जाने पड़ रहा है। देखें, ये फैक्टर तो पहले की तरह इस दफ़ा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर मौजूद है, सिर्फ देहातों में ही नहीं, शहरों में भी। इवन आप देखें, लाहौर को देख लें मसलन, हालांकि अब कहाँ समझा जाता है, नून लीग ये समझती है कि लाहौर में पीटीआई की या शहरों में, बड़े शहरों में पीटीआई की एक पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। लेकिन आप देखें, लाहौर में भी खोखरों के मुकाबले में खोखरों को लड़ाया जाता है, अराई के मुकाबले में अराई को लड़ाया जाता है। आप यहाँ चले जाएँ
जिस साइड पर गुजर लड़ रहे हैं, खालिद गुजर, शबीर गुजर, वहाँ पर गुजरों का वोट बैंक है। ओन चौधरी का अपना बरादरी का एक वोट बैंक मौजूद है। तो लाहौर जैसे शहर में भी अब हम वहाँ उस्मान हमजा लड़ रहे हैं अजाय आसादी के मुकाबले में, तो उसका क्या एक जो स्ट्रेंथ क्या है उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो अवानों का वोट बैंक उसका मौजूद है और वो अवानों को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो लाहौर जैसे शहर में भी अभी भी जो है वो वोट बैंक बरादरियों का मौजूद है, तो देहातों में तो है ही मौजूद। तो मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि अब डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं, बरादरियों का वोट बैंक मौजूद है। हो सकता है बरादरी का वोट बैंक डिसाइसिव फैक्टर ना बन सके, लेकिन बहरहाल वोट है। मेरी राय में या मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है उसके अंदर पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल में कबीला धड़ा बरादरी ये सियासत अभी भी मौजूद है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 में और आने वाले इलेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक नक़ब या एक ज़रब ज़रूर लगी है, और वो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आने से कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसी सिचुएशन बदली है कि वहाँ पर पार्टी बुनियाद के ऊपर वोट की परसेंटेज में इजाफा हुआ है। बेसिकली किसी भी हल्के में वोटिंग परसेंटेज के मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं या मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। कुछ ज़ाती वोट होता है, कुछ पार्टी का वोट होता है, कुछ धड़े बरादरी का कबीले का वोट होता है, इसी तरह कुछ वोट ऐसा होता है कि जो वेव को देखते हुए फैसला करता है। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर मेरी राय में गुज़िश्ता इलेक्शन में और इस इलेक्शन में ये जो परसेंटेज है पार्टी बेसिस पे वोट देने की ये बढ़ेगी, और बरादरी और धड़े के सिस्टम में कुछ ना कुछ कमजोरी आएगी। लेकिन ये कहना कि वो इस फैक्टर की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया से रोशनास यूथ को आइंदा इंतखाबात में कितना बड़ा फैक्टर समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मरतबा अपनी कैंपेन ग्राउंड पे उस उतने मौसर अंदाज में नहीं कर सकी। कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका, कोई ऐसा जलसा जिसमें एक स्टेज बना हो और उसमें जो टॉप लीडरशिप है 4-5 लोग वो जमा होकर तकरीरें कर रहे हों, ऐसा एक भी जलसा हमने नहीं देखा PTI का इस्तीफ़ा हो सका। उन्होंने अपनी कैंपेन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऑनलाइन जलसे भी किए, फिर सोशल मीडिया कैंपेन भी बनाई, फिर अपना जो इंतखाबी निशान था उसको मुतारिफ़ कराने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की ऐप्स भी मुतारिफ़ करवाई। ये सब कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ वोटर की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन ऐप्स के इस्तेमाल से दूर है, और उनके पास या तो वो एंड्रॉयड फ़ोन्स ही नहीं हैं जिसके ऊपर वो ऐप्स इस्तेमाल करते हों, या फिर वो उसके इस्तेमाल से कतराते हैं और वो उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते। हालांकि गांव देहातों में अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी सोशल मीडिया जगह नहीं ले सका। यानी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो मुतबादल बन गया है। ग्राउंड में जाकर आप जो गली मोहल्ले के अंदर जो बैनर्स लगाया करते थे, बैनर्स को सोशल मीडिया ने रिप्लेस नहीं किया। यानी आप देखें ना, एक ज़माने में हम जब कैमरे हुआ करते थे तो तस्वीरें खींच एक टूर पर जाते थे हमारी गाँव में दोस्तों के साथ, तो कैमरे की तस्वीर लगा के एक एल्बम बनाते थे और वो एल्बम अपने दोस्तों को दिखाते थे कि उसको प्रिंट करवाते थे, धुलवा के तस्वीरें दिखाते थे। लेकिन फिर हमारी फेसबुक ने उस कैमरे को रिप्लेस कर दिया मुकम्मल तौर पर, तकरीबन 99%। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ समझने के लिए कि अभी गली के अंदर लगने वाला या खंबे पे लगने वाला बैनर अभी भी सबसे बड़ी अवेयरनेस जो है वो का बाइस बनता है सोशल मीडिया की जगह। तो इसका एक मेरा ख्याल है जो लोग ये नहीं कर सके, गली मोहल्ले में अपने निशान को आवेजा नहीं कर सके, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये एक अहम फैक्टर तो होगा, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कहना मेरी राय में दुरुस्त नहीं है। मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस का जब हम मवाजना करते हैं ग्राउंड प्रेजेंस के साथ या प्रैक्टिकली लोगों के जाने के साथ, तो कई समाजी मसाइल में सोशल मीडिया खासी अहमियत का हामिल होता है। कई मसाइल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की वजह से हल भी होते हैं। लेकिन सियासत का मसला ये है कि किसी भी हलके में किसी उम्मीदवार की जीतने में 3 से 4, 5 अवामिल कार फरमा होते हैं। जब उनका कॉम्बिनेशन बनता है फिर उम्मीदवार जीतता है। तो तहरीक इंसाफ के केस में स्पेशली मुझे ये लगता है कि उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसे कन्वर्ट किया जाता है पॉलिटिकली ग्राउंड के ऊपर तो वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आती है। वो जो परसेंटेज ऑफ डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है।
सो इसलिए पिछली इंतखाबी मुहिम में और इस इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों ने अपने काफ़ी फंड्स, अपनी खासी तवज्जो जो नेशनल मीडिया है या जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ज़रूर शिफ्ट की है। लेकिन इस सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया के फैक्टर की वजह से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। यार नो डाउट सोशल मीडिया एक फैक्टर है, एक हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है और आप कभी भी ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इस तलाश में था कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले, क्योंकि हर तरफ तो सोशल मीडिया का जोरों शोर था कि पीपल्स पीटीआई इमरान खान। जब मैं माइक लेके सड़कों पे निकला तो वसीम आप यकीन जानिए कि ठीक है तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक था, बट ये नहीं था कि वो क्लीन स्वीप कर रहा है, मतलब वो 266 में से 200 सीटें पीटीआई को दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था। कई हल्के ऐसे थे जहां पीटीआई का ठीक है वोटर था, बट पीटीआई हार नहीं थी वहां। बट यस, वो जो इम्पैक्ट था सोशल मीडिया वाला वो जरूर है। अब मैं इस सवाल में था, मुझे ये सवाल मतलब बड़ी शिद्दत से मुझे मेरे जहन में घूम रहा था कि मैं ढूंढूं कि यार वजह क्या है कि सोशल मीडिया तो है, बट वो जो रिफ्लेक्ट होता है सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ वोटर वो क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे सहाफी हैं, फखर का खेल, उनसे मैंने इस तरह का सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। यस, देयर इज ह्यूज इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन अभी भी जो सोशल मीडिया पे बैठा एक जज्बाती और लगाव वाला बंदा है, जो जिसको बड़ा लगाव है और जो कहता है कि बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, उसको बैलेट बॉक्स तक लाने में जो मैनेजर्स चाहिए वो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। सो इस इलेक्शन में अगर आप ये कहें कि सारा जो सोशल मीडिया पे आपको एक फ्लो नजर आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा इन रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर सियासत का एक अपना रख रखाव होता है, वोट का जब भी आप इलेक्शन की बात करते हैं उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, आप उनको नहीं डिनाई कर सकते। सोशल मीडिया की हकीकत है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो एक पार्टी स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, या वो मैनेजर्स, मतलब देखे ना कि पीटीआई के पास बंदा ही नहीं था यार इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जो भी इमरान खान का इलेक्शन केस कंटेस्ट कर रहा था, खान साहब ने कहा था यार इसके हल्के से कोई नहीं है, इसको टिकट दे दो। तो ये कोई जवाब नहीं है। ये क्रैकडाउन किया है एजेंसीज ने, बिल्कुल किया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रैकडाउन घर नहीं हुआ मेरे भाई। 4 बंदे नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। एक हल्के में 5 लाख का वोटर होता है यार, अगर 1 लाख में उसका सपोर्टर था तो क्या 1 लाख में से कोई एक बंदा भी नहीं था जिसको टिकट मिलता? तो जो मैनेजमेंट होती है पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, और विद इन पार्टी जो एक स्ट्रक्चर होता है वो नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। सो ये कहते ना क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है तो वो रिफ्लेक्ट भी होगा रिजल्ट्स में। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मंसूर अली खान बड़े ग्लैमराइज करते थे नून लीग को, फिर उन्हें पता लगा कि यार मेरे तो यूट्यूब पे इनकम ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो पीटीआई की जानब चले गए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आप व्यूज तो ले सकते हैं, लेकिन क्या बैलेट बॉक्स में आप वो वोट काउंट होगा? तो उसका जवाब है नहीं। आज मतलब वसीम, अगर आज भी आप फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन करा दो 266 सीटों पे, तो पीटीआई 120, 25, 30 सीटों से ज्यादा नहीं ले सकती इतने बड़े फ्लो के बाद। तो उसकी वजह यह है कि वो मैनेजर्स नहीं है, वो लोकल लेवल की लीडरशिप नहीं है जो उन सोशल मीडिया पे बैठे लोगों को बता सके कि तुमने अपने वोट की आइडेंटिटी कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। देखिए, जो एक हमारे यहाँ कॉमन पर्सपेक्टिव है या कॉमन एक चीज़ पाई जाती है कि सोशल मीडिया इज़ ट्विटर या एक्स। मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया है, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया है, वो है टिकटॉक। तो अगर आप टिकटॉक पे देखेंगे तो पीटीआई के कैंपेन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पीएमएलएन काफ़ी पीछे है। आप पीटीआई की टिकटॉक अकाउंट को ओपन करें या इमरान खान साहब के टिकटॉक अकाउंट ओपन करें तो उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनकी लाइक्स हैं, जो उनकी क्लिक्स हैं, जो उनके शेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ट्विटर एक छोटी ऑडियंस है, उसको वो कैटर करती है। देहात का लोग, पाकिस्तान में 70% आबादी देहात में रहती है, वो नहीं पढ़ना चाहते कि इस भाई साहब ने या इन मोहतरमा ने या इन मोहतरम ने ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। वो एक स्पेसिफिक क्लास को, एक नीश को तो आप कर सकते हैं। टिकटॉक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँगा फिलिपाइन के इलेक्शन की।
जो रिसेंट वहाँ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसके ऊपर एक आर्टिकल था, इकोनॉमिस्ट का था मेरे ख्याल, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल था या कौन सा, मुझे एग्जैक्ट जेन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो अभी इलेक्शन जीत के आए हैं उसकी सोल रीज़न जो थी, वाहिद सिंगल रीज़न इस टिकटॉक, वो उस टिकटॉक की वजह से इलेक्शन जीत के तो सामने आ गए थे। फेसबुक पे तो आप इलेक्शन कैंपेन कर ही नहीं सकते, वो उनका तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन टिकटॉक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे तो कैंपेन नज़र आ रही है, और ये गांव देहात के एक आम आदमी की एप्लीकेशन है, ये एक बहुत पढ़ी लिखी क्लास की एप्लीकेशन नहीं है, ये गांव देहात के आम आदमी की एप्लीकेशन है, तो इसका इम्पैक्ट तो सोशल मीडिया का हो गया सिलेक्शन। अच्छा ये बताएं, पिछले चंद सालों में हमने देखा कि इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज सर्वेज़ करते हैं, क्या ये सर्वेज़ हकीकत के करीब तर होते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आम हालात में तो ये बहुत करीब होते हैं। मसलन 2018 के इलेक्शन में भी हमने जो सीटें, जो लोग सियासत को समझ रहे थे, वो पीटीआई की 110 के करीब सीटें कैलकुलेट कर रहे थे, 110 115 के करीब सीटें कैलकुलेट कर रहे थे, 100 और 120 के दरमियान कैलकुलेट कर रहे थे, और उसके करीब ही गई। हमने देखा कि पीटीआई उसके काफ़ी करीब गई। इसी तरह से 2013 के इंतखाबात में भी ये अंदाज़ा हो गया था कि पीटीआई कितनी सीटों तक महदूद रहेगी और नून लीग हुकूमत बना लेगी। हालांकि बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अपनी कैंपेन की थी, लेकिन 2013 के इंतखाबात में भी हमें अंदाज़ा था। अभी भी जो कैलकुलेशन, जो सर्वे हो रही हैं, जो देखें सर्वे जो है वो पॉपुलर सपोर्ट पे हो रहा है। आप माइक लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि पीटीआई के कितने सपोर्टर हैं, लेकिन ये चैलेंज होगा पीटीआई के लिए कि इन हालात में वो इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचा भी सके, या वो उनको ये बावर कराने में कामयाब हो कि उनके वोट की इम्पोर्टेंस है। अगर ये लहर 2 दिन, इलेक्शन से पहले 2 दिन चल गई कि जी देखें जी वोट रिज़ल्ट तो लिखा जा चुका है और जो रिज़ल्ट आना है वही आना है, तो मेरे वोट डालने से क्या फ़ायदा होगा, अगर ये लोगों के जहनों में, ख़ास तौर पर 45 से लेकर या 50 साल से लेकर 70 साल की उम्र के लोगों के दरमियान ये बात आ गई कि जी देखें हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने सारी उम्र देखा यही कुछ होता है, तो अगर तो ये हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट फ़र्क होगा उन सर्वेज से जो हुए हैं। और अगर 60% से ज़्यादा, 65% के करीब टर्नआउट हुआ तो फिर वो जो सर्वेज हुए हैं उसके काफ़ी करीब रिज़ल्ट जाएगा। अच्छा, ये ना मतलब ये मैटर करता है। अब इलेक्शन सर्वे को क्या मैं कंसीडर करूं या ना करूं, अब एक थोड़ी बहुत ना आपकी अपनी पसंद और नापसंद भी होती है जो सर्वे करने गया। दूसरा, आपने किन एरियाज को मार्क किया है। तीसरा, आपका सोर्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन तो सर्वे और नताइज में कितना फ़र्क होता है, मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं 70% जो है वो सर्वे बता रहा होता है कि यस। अगर आपने बहुत फेयर, गरीदा फारूकी भी एक सर्वे करती है, गरीदा फारूकी पूछती है कि नून लीग के लोग कहाँ पे, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है हबीब, उसने भी एक सर्वे किया गुजर खान में, अदनान हैदर ने भी किया। अच्छा, वो गुजर खान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बाजार के एक तरफ पीपल्स पार्टी है, बाजार के दूसरी तरफ पीटीआई है। अब क्योंकि मेरे दोस्त हबीब अकरम की ज्यादा लगाव है पीटीआई से, तो भाई ने उन एरियाज में सर्वे कर लिया जहाँ पीटीआई थी, तो वो लगा ये कि पीटीआई जीतेगी। हालांकि गुजर खान में परवेज अच्छा जीत जाएगा, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। सो मैटर करता है कि आप सर्वे किन रख के कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे जो प्रोड्यूसर थे असद, हम दोनों ने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को रखा साइड पे, भाई वो तो गई तेल लेते, लेट्स बी फेयर, हम बात करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप सही सर्वे करें वसीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने टीवी चैनल्स पे सर्वे हुए हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर से मैनेज हो रहे थे। फिर हमारे, क्योंकि बहुत से वो लोग गए टीवी एंकर्स, क्योंकि टीवी एंकर्स पाकिस्तान में स्टार्स माने जाते हैं, तो सहाफ़ी तो है नहीं, वो अपने आप को स्टार्स कहते हैं। आपको पता है जहाँ स्टार जाता है तो वो फिर काम नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता, तो वो जो क्वालिटी ऑफ सर्वे था वो डैमेज हुआ। अब आ जाइए जिन्होंने यूट्यूबर्स ने किया, अब यूट्यूबर्स मुतासिर हैं कि भाई मुझे व्यूज आने चाहिए, तो वसीम साहब व्यूज तो आएंगे कि मैं इमरान खान को वोट दूं, तो उन्होंने उस चक्कर में पाकिस्तान में जो सर्वे होता है वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। जो मैंने किया उसको भी स्टैंडर्ड ना माना, बट यस दुनिया भर में, आप यूरोप में देखें, मुस्लिम मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, आप अमेरिका में देख लीजिए, सर्वे बड़े क्रेडिबल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा मशहूर सर्वे है अमेरिकन बेस्ड, उसका नाम मुझे भूला हुआ है, वो अमेरिका में सर्वे ठीक कराता है, वो पाकिस्तान में सर्वे गलत कराता है।
मतलब वो हैरानकुन तौर पे वो कह रहा है कि नून लीग जीतेगी, भाई कैसे जीतेगी? मतलब देयर मैनेज सर्वे, तो सर्वे और रिजल्ट इसीलिए उसका डिफरेंस होता है कि वो ऑन ग्राउंड फैक्चुअल पोजीशंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो। इस सर्वेस की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर शहरी इलाकों में जो भी लोग जाते हैं वो शहरी इलाकों तक जाते हैं। हल्का सिर्फ शहरी नहीं होता, उसके साथ काफ़ी कुछ होता है। अगर आप फैसलाबाद सिटी में जाएंगे तो आप सिटी के तो 2 हल्के हैं, लेकिन अगर आप राजा रियाज साहब वाला हल्का देखेंगे वो थोड़ा सा शहरी है, ज़्यादा दही हल्का है। तो मुझे बड़ी कम जगहों पे नज़र आया कि लोग दही आबादी को जाके पूछते हैं कि आपने किस साइड पे देना है या किसको वोट देना है। आपको 70% पॉपुलेशन को भी उसके अंदर राय के अंदर शामिल करना चाहिए। इसमें इंडियन इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के सर्वेज या एग्जिट पोल्स ज़्यादा मुस्तनद होते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है कि उनमें अगर आप देखेंगे तो मुंबई सिटी में या दिल्ली में या इस तरह के सिटीज़ में नहीं है, वो पूरे ओवरऑल हर पोलिंग स्टेशन को या हर गांव देहात को टच करते हैं और सर्विस करते हैं। पाकिस्तान में वो मेथडोलॉजी मेरे ख्याल से भी नहीं है। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की तरह इलेक्शन से कबल सियासतदानों के मुकालमे और एग्जिट पोल क्यों नहीं होते? पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है। पाकिस्तान की में लिटरेसी रेट और जिन सोसाइटीज़ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत फ़र्क है। वहाँ पर तो इलेक्शन सिंबल भी नहीं होता, वहाँ पर नाम लिखा जाता है, लोग नाम पढ़ सकते हैं और वोट करते हैं। वहाँ पर आर्गूमेंट की अहमियत होती है, हमारे यहाँ आर्गूमेंट की अहमियत नहीं होती। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, और अभी भी लोग उसी के जलसे में ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होंगे जहाँ पर 3 रंग के खाने डिस्प्ले होंगे और लगे होंगे और लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। अभी भी इन चीज़ों की अहमियत है और अभी भी लोग ये समझते हैं कि जी मेरी गली बन गई है तो मैंने मुंह से कह दिया है कि वोट मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि तुमने मेरी गली बना के दिया, तो फिर अब मैं पाबंद हूँ कि वोट दूंगा। हालांकि हम जानते हैं कि गली बना कर देना या गटर का मसला हल करना बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। ये जिनको हम मुंतखब करने जा रहे हैं तो लेजिस्लेटर्स हैं, इन्होंने तो कानून साजी करनी है। तो हमारे यहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हो सके, वरना अब तभी तो आप देखें ना कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन से पहले तकियाती फ़ंड्स दिए जाते हैं। हालांकि तकियाती फ़ंड्स का तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका काम तो कानून साजी है। तो बहुत सारे रिवाज हमारे यहाँ मुख्तलिफ हैं, रुझानात मुख्तलिफ हैं, इसकी वजह से वो कल्चर अभी परवान चढ़ नहीं सका और मुझे लगता भी नहीं है कि अगले को 20 साल में चढ़ पाएगा। मेरा ख्याल है कि अभी हम उन सोसाइटी से कंपैरिजन हमें करना भी नहीं चाहिए, शायद अभी वो हालात माहौल नज़र ही नहीं आता। मैं आपको बताऊँ इसका फैक्टर, मैंने सहाफ़त का मेरी बड़ी छोटी सी उम्र है, मैंने जब सहाफ़त शुरू की 2015 में शायद, तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे जो कभी कभी असेंबली में आते थे। तो मुझे याद है कि जब वो आते थे लेफ्ट गैलरी से, स्पीकर की राइट गैलरी वो बनती है, तो वो क्रॉस करके शीशा से बैठे होते थे अपोजिशन बेंच पे, अपोजिशन लीडर थे, तो उनको सलाम करते थे, हाथ मिलाते थे। फिर यूं फ्रंट बेंच पे जितने भी लोग बैठे होते थे पार्टी लीडर्स, उसमें शेख रशीद को भी कई दफ़ा उन्होंने हाथ मिलाया, तो उनको हाथ मिलाते। इमरान खान को भी शायद उन्होंने एक दफ़ा हाथ मिलाया। अगर इमरान खान जाते नहीं थे पिछली असेंबली में जो 2013 से 18 तक थी। इमरान खान साहब का रवैया ये रहा कि होगा चोर ना नवाज शरीफ यार, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द इंस्टीट्यूट डिसाइड, हु द हेल आर यू इमरान खान के, यू विल डिसाइड कि ये चोर, तुम कह सकते हो वो चोर है, सबूत लाओ, खत्म होगी बात। यू आर पॉलिटिकल लीडर, एक पार्टी के सरबराह हो आप, प्राइम मिनिस्टर हो आप बातचीत करो, लोगों से मिलो। तो मैंने देखा इमरान खान साहब बड़े रेगुलर, मतलब नवाज शरीफ के मुकाबले में ज्यादा रेगुलर आते थे। वैसे असेंबली में यूसुफ गिलानी साहब बड़े रेगुलर तौर प्राइम मिनिस्टर, वो अटेंडेंस थी उनकी। तो इमरान खान साहब जब भी आते थे तो वो पास बैठे शहबाज शरीफ को हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। तो ये जो आपस की रंजिश है, आपस की में जो इख्तलाफ है, और ये इसके बानी इमरान खान साहब खुद हैं। आप देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो बेनज़ीर भुट्टो चल के उनके पास आई, वजीर जब उनको अपनी तरफ आता देखे तो देखा तो नवाज शरीफ उठ खड़े हुए। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उन्होंने एक रोड का इफ्तिताह करना था शायद, तो वो यूसुफ गिलानी साहब ने बनवाया हुआ था, तो उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को इनवाइट किया था वहाँ। भाई सियासी इख्तलाफ अपनी जगह आप जलसों में और मजमों में तो होता है, कोर्ट्स में भी होता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको एक पॉजिटिव जेस्चर देना होता है, जो कि इमरान खान साहब ने नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। और मेरा ख्याल में ये जो डिबेट होती है वो खैर पहले भी नहीं होती थी, लेकिन एक जो होता है ना कि आप एक पॉजिटिव बात करते हो, पॉलिटिकल ग्रोथ की बात करते हो, डेमोक्रेटिक ग्रोथ की बात करते हो, वो अनफॉर्चुनेटली इमरान साहब के बहुत ही तलख रवैये ने वो ख़त्म कर दी। और अब तो शायद इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अब मेरे ख्याल में जो बात है कि हम डिबेट करें
लीडर्स आपस में बात करें, उस तरह के रवैये को दोबारा आने में मुझे लगता है इमरान खान साहब खुद वापस आए और वो कहें कि हाँ मुझसे गलतियां हुई, ठीक है, हमारा पॉलिटिकल इख्तिलाफ अपनी जगह। यस, एवन फील्ड में ये चोर थे, अकबर, वो क्या नाम था, शहजाद अकबर रोज बैठ के एक टॉक शो किया करते थे जिसमें वो सबूत दिया करते थे। उनको कहें दफा हो जाए शहजाद अकबर साहब, आप ये टॉक शो इज द नॉट प्लेटफॉर्म, आप जाएं कोर्ट में ये साबित करें। हो सकता है उनको ये अवेयरनेस आ जाए। और उन्होंने ये रिवायत जो डाली है ना, इंतहाई तक, क्योंकि बेनजीर और नवाज शरीफ बहुत बड़े मुखालिफ थे ना, वो उनकी फोटोज तक फेंकवाए गए आवाज के जहाज से, बहुत मुखालिफ, कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती थी, लेकिन इतनी तलखियां नहीं होती थी कि आपस में सलाम ही नहीं करना और मुंह पे एक दूसरे को चोर चोर कहते रहना, ऐसा नहीं होता था। तो ये जो डाल दी है इमरान खान साहब ने एक नई रवायत पाकिस्तान की सियासत में, उसको ठीक भी शायद इमरान खान साहब खुद आके करें तो हो जाए, नहीं तो इसको और 20 साल लग जाएंगे। जब तक ये रिवायत नहीं आएगी, तो जो आप डिबेट की बात कर रहे हैं ना, कि आके आपस में डिबेट करें, बताएं कि मसले क्या है, मंशूर क्या है, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में इसके दो तरह के मेरा ख्याल है कि मामला सामने हैं। एक तो ये है कि जो साइंटिफिक सर्वेज होते हैं, जो थिंक टैंक्स करवाते हैं, वो ज्यादा क्रेडिबल होते हैं, कई दफा आवाम को वो पसंद नहीं आते। दूसरा ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें टीवी एंकर्स या मुख्तलिफ साफ़ी और यूट्यूबर्स जाकर बाजारों में घूम के लोगों से मिल के जो एक राय बनाते हैं, मैं उसको उस तरह से साइंटिफिक सर्वे नहीं समझता, मुझे उससे इख्तलाफ है। हाँ, उससे आप एक तासुर तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पर 8-10 लाख वोटर्स का या 8-10 लाख आबादी का तज्जिया करना खासा मुश्किल है। आपने जो आलमी दुनिया की बात की, वो मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पर ये चीज़ें जमहूरी रवायात का हिस्सा हैं, लोग इनको समझते हैं, इनको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। और हमने इंडिया में भी देखा, बाकी मुल्कों में भी देखा कि वहाँ पे इसकी रवायत है और लोग इसको पल्स के तौर पे या एक जायजे के तौर पे ज़रूर लेते हैं। पाकिस्तान में चूंकि अभी जमहूरी रवायात में ये चीज़ एंटर नहीं हुई, तो इसलिए इसको खासी शक की निगाह से देखा जाता है। इसके साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज को अटैच किया जाता है। किसी एनजीओ का या किसी थिंक टैंक का सर्वे आ जाए और वो किसी जमात के हक में ना हो, तो वो उसमें बिकाऊ होने का या उसका इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशानात उठाए जाते हैं। तो इसलिए मेरी राय में ये एक बड़ा साइंटिफिक काम है, जिसको साइंटिफिक तरीके से ही होना चाहिए और इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि रिजल्ट ऐसा होगा, या अगर रिजल्ट ऐसा नहीं आया तो वो एनजीओ या वो थिंक टैंक या वो टीवी एंकर जो है वो दुरुस्त नहीं है या उसका रवैया ठीक नहीं था। इसको मेरा ख्याल है कि एक रेफरेंस के तौर पे लेना चाहिए। हम अवामी तौर पे इस पर ज़रा ज़्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं। हमारा कल्चर नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं है। मुकालमा किस तरह करेंगे आप? बिलावल साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को खड़ा कर देंगे तो ये आपस में क्या मुकालमा करेंगे, कैसे करेंगे? वो एक दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं है। तो वो खान साहब कहेंगे कि तुम दोनों मिले हुए हो, वो कहेंगे कि तुमने ये कर दिया, वो कहेंगे तुमने वो कर दिया, तो यहाँ तो तू तड़ा होगी, ये नहीं होगा। और वैसे भी अब तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डिबेट्स होती थी वो तो यूएस में होती थी, उन्होंने ये कल्चर दिया था। तो ट्रंप ने 2016 में भी डिबेट नहीं की, 2020 में भी नहीं की, और अब भी वो जो बाइडेन के साथ डिबेट नहीं कर रहे। तो ये कल्चर उन कंट्रीज़ में दम तोड़ रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है इसको आगे लेके चलने की। आखिरी मगर एक अहम सवाल, 8 फरवरी के इंतखाबात में कबूलियत चलेगी या फिर मकबूलियत? कबूलियत चलेगी। अच्छा, इसमें मेरा एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान में 1970 से बेसिकली इलेक्शन स्टार्ट हुए। 70 को आप अलहदा रखते हैं, उसमें भी हालांकि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आएंगी। वो मानेका साहब, अता मानेका साहब कहते हैं कि हम मुस्लिम क्यूम में थे और हम, उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, हम बैठे हुए थे तो हमें कहा गया कि तुम लोग इलेक्शन हार ही नहीं सकते। जब वो इलेक्शन हुए तो रिज़ल्ट सामने आ गया। 77 वाले इलेक्शन जो थे वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म के थे। 85 वाले गैर जमाती इलेक्शन थे। 88 में बीबी की मकबूलियत नहीं, बीबी की मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी 88 में। लेकिन वो मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि कबूलियत करनी पड़ी एंड ऑफ द डे जाके, और आपने इलेक्शन बीबी को जीतते देख लिया। मेरा इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि हम जो कहते हैं कबूलियत और मकबूलियत, कबूलियत हमेशा उसकी रही है जिसकी मकबूलियत होती है। 90 में आप देखेंगे तो जो मकबूल थे वो कबूल हो गए, IGI बनी। 93 में जो मकबूल थे
वही कबूल हुए। 96 में भी यही हुआ। 2002 वाले इलेक्शन को साइड पे कर दें, जनरल मुशर्रफ साहब ने कराए थे। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब मकबूल थे और कबूल भी हो गए। 2018 के इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब मकबूल थे तो इमरान खान भी मकबूल थे, तो वो एक कबूल हो गया, एक ना हो गया। 2024 का इलेक्शन मेरे नज़दीक वो वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें जो मकबूल नहीं है उसको कबूलियत दे के लाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा डिफरेंट इलेक्शन होगा। हाँ, देखिए, मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त जो आप वैसे लोगों की राय मालूम करें तो मेरा ख्याल है 90% लोग जो हैं वो मकबूलियत के साथ खड़े हैं, और वो इसलिए वोट उनको नहीं डालेंगे कि जी कबूलियत चूँकि इनकी है तो इसलिए इनको वोट कर दें, तो इसका तो कोई इम्कान ही नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर लोग ना निकले, ये उन्होंने निकलने से पहले अपनी शिकस्त तस्लीम ही कर ली कि हमारे निकलने का तो फ़ायदा नहीं है, तो ये तो हार मान लेने वाली बात है ना। तो जब आप ज़हनी तौर पर हार तस्लीम कर लेंगे तो फिर तो दूसरा फरीक जीत ही जाएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि मकबूलियत का वो आलम नहीं होगा कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि हमने देखा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी इन दोनों का टकराव हुआ है तो फिर वहाँ पर परसेंटेज ऑफ मकबूलियत बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि परसेंटेज ऑफ मकबूलियत मुनासिब हो, नॉर्मल हो, तो फिर वो कबूलियत से टकरा जाए। तो दुनिया में जितनी भी मिसालें हैं उनको अगर सामने रखा जाए, तो अगर पाकिस्तान में हम ये चाहते हैं कि अगर कबूलियत और मकबूलियत का मुकाबला हो तो फिर कबूलियत की जगह मकबूलियत की जो फीसद है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कबूलियत का मामला ही ख़त्म हो जाए। इसमें ना कबूलियत जीतेगी ना मकबूलियत, क्योंकि मकबूल तो है इमरान खान, तो वो है कोई नहीं, तो इसलिए वो तो नहीं जीत रहा। अच्छा, कबूलियत जो है वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कहता है कि मेरी शर्तों पे मुझे कबूल करो, तो जो कबूल करने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, आधी शर्तें आपकी आधी हमारी, तो वो भी कबूल नहीं करेंगे। तो एंड पे आपको एंड पे डंडा ही जीतेगा, जिसके हाथ में डंडा वही आपका और मेरा पक्का फंड, वही जीतेगा भाई। ना कबूलियत जीतेगी ना मकबूलियत जीतेगी।